हाय एवरीवन। तो अब हम करते हैं हमारा चैप्टर 3 स्टार्ट, ठीक है, जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। ये जो है ना, ये चैप्टर जो होता है, इसके मतलब ये एक एज अ बेसिस हम मान सकते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे बेसिस चैप्टर है ये, ठीक है। ये चैप्टर के अंदर हम एलिमेंट्स को क्लासिफाई करना सीखते हैं कि एलिमेंट्स क्लासिफाई क्यों होते हैं, और प्रॉपर्टीज जो होती है जैसे एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक साइज, ठीक है, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये सब के सब हम स्टडी करते हैं इस चैप्टर में, ठीक है। और इसी के बेसिस पे आगे जो हमारे इनऑर्गेनिक के चैप्टर आएंगे, जो कि एस ब्लॉक आएगा, पी ब्लॉक आएगा, डी ब्लॉक आएगा, एफ ब्लॉक आएगा, वो सारे जो हैं इसी के अंदर बेस्ड होंगे, ये तो सारे के सारे, ठीक है। तो इसके एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, तो फिर अगर हमें ये चैप्टर नहीं पता होगा तो हमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगी इन चैप्टर्स को पढ़ते टाइम, तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, वैसे आज हमारा जो मेन लेक्चर में रहेगा वो इंट्रोडक्शन ही रहेगा, इंट्रोडक्शन पार्ट, कि एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की जरूरत क्या थी, या कैसे कैसे साइंटिस्ट आए जिन्होंने क्लासिफिकेशन दी एलिमेंट्स की। अब सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है वो यही है कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की जरूरत ही क्या हुई। देखो, बहुत सारे एलिमेंट्स जो थे, जैसे अगर हम 1800 के टाइम की बात करें, ठीक है, 1800 ईयर के अंदर जो 31 एलिमेंट्स जो थे ना, 31 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे, ठीक है, 31 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे। उसके बाद आए आपके 1865 के अंदर, सपोज 1865 के अंदर आपके इससे डबल हो गए थे, ठीक है, 63 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे। उसके बाद जो थे ना, अब प्रेजेंटली अगर हम बात करें तो हमारे पास 140 के अप्रोक्सीमेट प्रेजेंटली अगर हम बात करें तो प्रेजेंटली हमारे पास 140 के अप्रोक्स एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और जो 114 के अप्रोक्स एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और ये जो है, इसके अंदर से जो अभी रिसेंटली डिस्कवर हुए हैं वो सारे क्या है, मैनमेड। अब जो रिसेंटली डिस्कवरी हुई है जिन एलिमेंट्स की, वो मैनमेड हो रहे हैं, और जो नेचुरली अकरिंग थे वो पहले वाले तो थे, ठीक है। तो अब इतने सारे एलिमेंट्स को अलग अलग स्टडी करना, जो ये कंपाउंड्स बनाते हैं उनको स्टडी अलग करना, ठीक है, ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था साइंटिस्ट के लिए। अब 31 एलिमेंट्स सपोज ये है, ठीक है, 31 एलिमेंट्स की स्टडी करना बहुत ज्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, और वो जो कंपाउंड्स अलग अलग बनाएंगे उनको उनकी स्टडी करना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसकी वजह से क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स को की नीड पड़ी कि हाँ, क्लासिफिकेशन जो है एलिमेंट्स की करनी चाहिए। अब जो ये तो चलो था कि हाँ, इस ईयर में इतने एलिमेंट्स अप्रोक्सीमेटली डिस्कवर हुए थे, ठीक है। अब एक साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था डॉबरेनर। इन साइंटिस्ट ने सबसे पहले ये आइडिया दिया कि हम क्यों ना एलिमेंट्स को क्लासिफाई करें, ठीक है। इन्होंने एक आइडिया देखी, चलो हम क्लासिफाई करते हैं एलिमेंट्स को। 1800 के टाइम की बात है, ठीक है, इन अर्ली 1800 के टाइम की बात हो रही है, ठीक है। तो इन्होंने आइडिया दिया कि हम क्लासिफाई करते हैं एलिमेंट्स को। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना लॉ ऑफ ट्रायड दिया, दे गेव देयर लॉ ऑफ ट्रायड्स। अब लॉ ऑफ ट्रायड्स के अंदर क्या होता है, देखो, इन्होंने कहा था कि जैसे कि सपोज हम कोई 3 एलिमेंट ले लेते हैं, ये क्या है, हमने सपोज कोई 3 एलिमेंट ले लिए। फॉर एन एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिया है Li, लिथियम, Na और K सपोज हमने ले लिया, ठीक है। इसका जो होता है एटॉमिक नंबर होता है 3, इसका जो एटॉमिक वेट होता है वो होता है 7 के अप्रोक्सीमेट, और इसका होता है इसका 23 होता है, ठीक है। और जो इसका होता है पोटेशियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 11 होता है ना, तो इसका जो एटॉमिक वेट होता है वो कितना होता है, 39, ठीक है। ये एटॉमिक वेट की बात हो रही है। तो उन्होंने कहा कि जैसे लॉ ऑफ ट्रायड्स के बेसिस पे उन्होंने कहा कि हम ना कोई भी 3 एलिमेंट्स लेंगे ना, तो जो मिडल एलिमेंट का जो वेट होगा, और जो उसकी प्रॉपर्टीज होगी वो इन दोनों के मैच करेगी, ठीक है। जैसे कि सपोज जो वेट होगा ना वो इनका एवरेज होगा, सपोज 7 प्लस में 39 डिवाइड बाय 2, ये कितना आएगा, 23 ही आएगा, ठीक है। तो इसका वेट क्या था, Na का 23 था, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि जो मिडल वाला एलिमेंट होगा, मिडल वाले एलिमेंट का जो एटॉमिक वेट होगा वो फर्स्ट और जो थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक वेट की एवरेज के इक्वल होगा, ठीक है। अगर आप इन दोनों का सम करके डिवाइड बाय 2 करोगे तो आपका जो मिडल वाला एलिमेंट होगा उसका वेट आ जाएगा। तो लॉ ऑफ ट्रायड के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा था कि हम 3 एलिमेंट्स लेंगे, 3 एलिमेंट्स का जो मिडल वाले एलिमेंट का जो एटॉमिक वेट होगा वो फर्स्ट और थर्ड के सम को डिवाइड बाय 2 करके जो होगा उसके इक्वल होगा। और जो प्रॉपर्टीज होगी ना, प्रॉपर्टीज ऑफ मिडल एलिमेंट, प्रॉपर्टीज जो होगी ऑफ मिडल एलिमेंट किसके सिमिलर होगी, इज सिमिलर टू फर्स्ट एंड इज सिमिलर टू
फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट के सिमिलर होगी किसकी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी जो होगी मिडिल एलिमेंट की वो किसके सिमिलर होगी, फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट के सिमिलर होगी। तो जो इनका पूरा नाम था वो जॉन डॉबरेनर था, जॉन, ठीक है। तो इन्होंने कहा था अपनी 1800 के अंदर कि इन्होंने प्रॉपर्टीज के बेसिस पे ना ट्रेंड बताया था कि हाँ इस तरीके से हो सकता है। तो उन्होंने सिमिलैरिटी देखी थी कि हाँ जो मतलब फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी जो होती है तीन एलिमेंट्स के बेसिस पे उन्होंने सिमिलैरिटी देखी थी, और उन्होंने देखा कि जो एटॉमिक वेट होता है मिडल वाले एलिमेंट का वो इन दोनों के सम को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो वो इसके इक्वल आ जाएगा, ठीक है। और लॉ ऑफ ट्रायड्स के बेसिस पे ये था, ये उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था जैसे LINA की, और भी 2-3 एग्जाम्पल उनके ठीक थे। पर इसके जो ड्रॉबैक था वो ये था, इट डिड नॉट फिट टू ऑल द एलिमेंट्स, ठीक है। ड्रॉबैक इनका ये था कि डिड नॉट फिट टू ऑल एलिमेंट्स, सारे एलिमेंट्स के ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं था, इस वजह से ये लो जो था वो रिजेक्ट हो गया था। पर इन्होंने एक आइडिया दिया था, तो फिर अब साइंटिस्ट को, दूसरे साइंटिस्ट को ये लग गया था कि हाँ अगर ये साइंटिस्ट ने क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट स्टार्ट किया तो फिर दूसरे साइंटिस्ट ने भी वर्क करना स्टार्ट कर दिया था। तो लॉ जॉन डॉबरेनर का फेमस वैसे तो लॉ ऑफ ट्रायड्स है, ठीक है। और इसका ड्रॉबैक आपको पता होना चाहिए। बस आज के जो लेक्चर होगा वैसे तो हम इंट्रोडक्शन ही करेंगे, मतलब कैसे जो है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स आया, और थोड़ा बेसिक पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर से हमारा स्टार्ट हो जाएगा मेन जो इस चैप्टर का है वो टॉपिक, ठीक है। अब जो दूसरे साइंटिस्ट आए थे उनका नाम था AEB डीकेन कॉर्टियस, ठीक है। सेकंड ये आए थे, ये ज्यादा फेमस नहीं हुए थे उस टाइम पे, वैसे इन्होंने बहुत ज्यादा अच्छी बात की थी जिनको दूसरे साइंटिस्ट ने लिया था। जो इन्होंने कहा था ना वो दूसरे साइंटिस्ट ने यूज किया था। इन्होंने कहा था कि हम एलिमेंट्स आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट। मतलब अगर हम इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के बेसिस पे एलिमेंट्स को क्लासिफाई करते हैं ना, तो उनके अंदर सिमिलैरिटी उनको नजर आ रही थी। और उन्होंने एक सिलेंड्रिकल टेबल दी थी विच वाज नॉट एट ऑल यूजफुल एट दैट टाइम, ठीक है। इनकी जो सिलेंड्रिकल टेबल थी उसका कोई यूज नहीं था, तो ये ज्यादा इनकी कोई डिस्कवरी फेमस नहीं हुई, ना ही कुछ मतलब कुछ के एप्लीकेबल थी, पर इन्होंने कुछ इतना खास नहीं बताया था जो कि मतलब प्रूव कर सकी हाँ कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स को, ठीक है। तो इनकी जो डिस्कवरी थी वो इतनी ज्यादा नहीं थी, पर हाँ इन्होंने एक आइडिया दिया था कि एलिमेंट्स को जब हम अरेंज करते हैं ना इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट, तो उनकी फिजिकल और जो केमिकल प्रॉपर्टीज थी वो सेम हो जाती है। अब आए थर्ड साइंटिस्ट न्यूलैंड्स आए थे, अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स। जो थर्ड साइंटिस्ट थे वो थे अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स, जिन्होंने दिया था लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। देखो अलेक्जेंडर न्यूलैंड साइंटिस्ट आए थे, इन्होंने 1865 के अंदर लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया। लॉ ऑफ ऑक्टेव्स क्या कहता है? लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के अकॉर्डिंग जैसे कि ऐसे होते हैं ना, मतलब लॉ ऑक्टेव क्या होते हैं, जैसे म्यूजिक के अंदर जैसे हम ऐसे लिखते हैं सा रे गा मा पा धा नी सा, ठीक है, ऐसे लिखते हैं ना। तो ये जो सा है ये दोबारा से 8 के ऊपर आकर के रिपीट हो जाता है, जैसे ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवंथ एट। तो जो फर्स्ट है और जो एट्थ है वो रिपीट हो गए। सिमिलरली अगर आप एलिमेंट्स को अरेंज करते हो, जैसे सपोज आपने Li से लिया, जैसे ऐसे से, तो आपने सपोज लिथियम से लिया, ठीक है, बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन। नियोन को नोबल गैसेस उस टाइम पे डिस्कवर नहीं हुई थी, इसलिए नोबल गैसेस को उन्होंने छोड़ दिया था, ठीक है। लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियोन एंड यहाँ पे सोडियम था Na। तो उन्होंने कहा नोबल गैसेस उस टाइम पे डिस्कवर नहीं हुई थी, इसलिए यहाँ पे Na आना चाहिए था, पर Ne नहीं आएगा क्योंकि उस टाइम पे उनको नहीं पता था, ठीक है। तो जो उन्होंने कहा कि जो फर्स्ट जैसे कि ऑक्टेव्स के अंदर म्यूजिकल ट्वेनिंग के अंदर जैसे सारे सा जो होता है वो 8th नंबर पे आके दोबारा रिपीट होता है। सिमिलरली जो इसकी प्रॉपर्टी होती है ना और जो 8th की प्रॉपर्टी होती है, दे आर सिमिलर। इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो सिमिलर है, प्रॉपर्टीज आर सिमिलर, ठीक है, चाहे वो फिजिकल हो चाहे केमिकल हो। तो उन्होंने कहा लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया, और उन्होंने भी किसके बेसिस पे, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट,
एलिमेंट्स को किस बेसिस पे किया था उन्होंने, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट के बेसिस पे ही उन्होंने वो किया था। जैसे जो फर्स्ट एलिमेंट था, अगर आप फर्स्ट एलिमेंट को और एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टी देखेंगे हम, तो प्रॉपर्टीज उनको सिमिलर दिख रही थी। अब ये क्या हुआ, ये बहुत सारे एलिमेंट्स पर वैलिड था, पर इसका एक ड्रॉबैक आया। ड्रॉबैक ये था कि कैल्शियम तक ही वैलिड था, ओनली वैलिड अप टू कैल्शियम, ये सिर्फ कैल्शियम तक ही वैलिड था, उसके आगे ये वैलिड नहीं था, इसलिए ये भी रिजेक्ट हो गया था। ठीक है, तो अगर हम दोबारा से इस चीज को स्टडी करते हैं कि क्या है, अलेक्जेंडर न्यूलैंड से, अलेक्जेंडर न्यूलैंड ने 1865 के अंदर अपना लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया था, लॉ ऑफ ऑक्टेव, और उन्होंने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट। ठीक है, तो उन्होंने कहा जैसे कि सारे गामा पाधा निसा पे जो फर्स्ट और एट्थ एलिमेंट होता है वो मतलब रिपीट होता है। सिमिलरली अगर हम एलिमेंट्स को क्लासिफाई करते हैं इस तरीके से, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट के अंदर लगाते हैं, तो जो फर्स्ट और जो एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टी होगी ना, वो एक दूसरे से मैच करेगी, सिमिलर होगी। और उनका ड्रॉबैक ये था कि कैल्शियम तक तो वैलिड हो रहा था, जो कैल्शियम के बाद वाले एलिमेंट्स थे ना, उनके ऊपर ये वैलिड नहीं हो रहा था। ठीक है, उसके बाद अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दी है। ठीक है, मतलब उन्हीं की वजह से आई है, तो अब हम उनके बारे में स्टडी करते हैं। उनका नाम था मेंडलीव एंड लोथरमियर। ठीक है, दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने इंडिपेंडेंटली वर्क किया था, पर हम दोनों के बारे में अभी स्टडी करते हैं। देखो, अब आए ये दोनों साइंटिस्ट, इन्होंने इंडिपेंडेंटली वर्क किया था, इन्होंने दिया था पीरियोडिक लॉ। इन्होंने क्या दिया था, अपना पीरियोडिक लॉ दिया था। अब है ना, सबसे पहले इन्होंने किया क्या, इन्होंने इंक्रीजिंग, अब एलिमेंट्स को देखा इन्होंने, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट के बेसिस पे इन्होंने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया। ठीक है, तो इन्होंने देखा कि सिमिलैरिटीज आ रही है, सिमिलैरिटीज इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, चाहे वो फिजिकल प्रॉपर्टी हो चाहे केमिकल प्रॉपर्टी हो, उनके अंदर सिमिलैरिटीज इन्हें देखने को मिल रही थी। ठीक है, जब इन्होंने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट, तो सिमिलैरिटीज आ रही थी इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो लोथरमियर जो थे ना, लोथरमियर साइंटिस्ट ने कर्व दिया एक, लोथरमियर, ये कर्व लोथरमियर ने दिया था। ठीक है, उन्होंने कहा कि उन्होंने ना प्लॉट करके दिखाया था एक्चुअली। यहाँ पे उन्होंने फिजिकल प्रॉपर्टी ले ली थी, फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर क्या क्या आता है एलिमेंट्स की, और यहाँ पे इन्होंने ले लिया था एटॉमिक वेट। फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, ठीक है, ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है ना, वॉल्यूम हो गया, तो ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टी को उन्होंने एटॉमिक वेट के उस पर दिया था। और एक्चुअली जो लोथरमियर ने ना एक टेबल भी बनाई थी, मतलब उन्होंने ना एक टेबल दी थी एलिमेंट्स की, जो कि अब जो हम टेबल पढ़ते हैं ना उससे क्लोजली रिजेंबल करती है। लोथरमियर ने जो टेबल दी थी ना, वो भी क्लोजली रिजेंबल करती है अब वाले जो हम पढ़ते हैं टेबल, पीरियोडिक टेबल, उसके बेसिस पे। तो लोथरमियर ने बहुत अच्छा जो है वो दिया था। अब हम पीरियोडिक लॉ पढ़ते हैं कि पीरियोडिक लॉ क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले दिमित्री मेंडलीव एंड लोथरमियर ने एलिमेंट्स को अरेंज किया इन द ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, और सिमिलैरिटी देखी इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज में, जब उन्होंने एटॉमिक वेट के बेसिस पे अरेंज किया। और लोथरमियर ने ग्राफ ऐसे बनाया था, ठीक है, और उन्होंने टेबल भी दी थी जो कि अब की टेबल से मैच होती है। तो पहले पीरियोडिक टेबल का मतलब समझते हैं। पीरियोडिक टेबल का स्टेट्स क्या करता है, व्हाट इट स्टेट्स, पीरियोडिक लॉ स्टेट्स दैट, देखो पीरियोडिक लॉ, पीरियोडिक का मतलब होता है, पीरियोडिक का मतलब होता है रेगुलर इंटरवल पे कोई चीज को रिपीट होना। ठीक है, रेगुलर इंटरवल पे किसी भी चीज का रिपीट होना। तो किस चीज का, अब यहाँ पे प्रॉपर्टीज का, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन, properties of elements are periodic function of their atomic weight। ठीक है, तो पीरियोडिक लॉ के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा था कि जो प्रॉपर्टीज होती है ना एलिमेंट्स की, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट की होती है। ठीक है, तो मेंडलीव साइंटिस्ट ने, मेंडलीव ने क्या किया, उन्होंने किया कि उन्होंने कहा कि है ना कॉलम्स होंगे, जो पीरियोडिक टेबल उन्होंने बताई, उन्होंने कहा कि ना उस टेबल के अकॉर्डिंग ना कॉलम्स होंगे, बहुत ज्यादा कॉलम्स होंगे, और यहाँ पे ऐसे रोज होंगी, वर्टिकल कॉलम्स होंगे, वर्टिकल कॉलम्स होंगे उसके अंदर, जो वर्टिकल कॉलम्स होंगे उस टेबल के अंदर, और हॉरिजॉन्टल रोज होंगी, हॉरिजॉन्टल
रोज होंगी, ठीक है। मेंडलीव ने कहा कि ये टेबल होंगी, ठीक है, वर्टिकल कॉलम होगी इस टेबल के अंदर और हॉरिजॉन्टल रोज होगी, और जो एलिमेंट होंगे विद सेम एलिमेंट विद, उन्होंने कहा था कि जो एलिमेंट होंगे ना जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज होंगी विल बी इन सेम कॉलम, उनको सेम कॉलम में रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि जो एलिमेंट होंगे जिनकी प्रॉपर्टीज सेम होंगी, जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज होंगी, उनको सेम उसमें रखा जाएगा, कॉलम में रखा जाएगा। बाद में नाम आया था ग्रुप का, तो ठीक है, तो अब तक वो कॉलम ही वर्ड यूज कर रहे थे, उनको सेम कॉलम में रखा जाएगा। अब चलो ये तो उन्होंने दे दिया था, पर कुछ एलिमेंट्स थे जो कि इसके अंदर फिट नहीं हो रहे थे। अगर जब मेंडलीव इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट के बेसिस पे एलिमेंट्स को टेबल में रख रहे थे, तो कुछ एलिमेंट्स इसके अंदर फिट नहीं हो रहे थे। फिर उन्होंने सोचा कि क्या पता हम जो एटॉमिक वेट ले रहे हैं उसी में कोई प्रॉब्लम हो। क्यों? क्योंकि एटॉमिक वेट तो एक्सपेरिमेंटली मेजर किया जाता है ना, तो एक्सपेरिमेंटली मेजरमेंट में कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है। इस वजह से उन्होंने सोचा, तो इस वजह से उन्होंने इस आइडिया को इग्नोर कर दिया, ठीक है। जैसे कि कुछ एलिमेंट्स फिट नहीं हो रहे थे उनकी टेबल के अंदर, तो मेंडलीव ने सोचा कि क्या पता जो हम एटॉमिक वेट का आइडिया ले रहे हैं वो ही गलत हो, क्योंकि एटॉमिक वेट क्या होता है, एटॉमिक वेट तो मेजरमेंट फिजिकली होती है, तो एटॉमिक वेट जो होता है वो इनकरेक्ट भी हो सकता है, कैन बी इनकरेक्ट, है ना, वो इनकरेक्ट भी हो सकता है। तो इस वजह से उन्होंने इस आइडिया को इग्नोर कर दिया, एटॉमिक वेट उन्होंने आइडिया को इग्नोर कर दिया, ठीक है। और उन्होंने बस एलिमेंट्स को अरेंज किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेम प्रॉपर्टी जो थी ना, उन्होंने उस एलिमेंट्स को सेम प्रॉपर्टीज के बेसिस पे अरेंज किया। फॉर एग्जांपल जैसे कि आयोडीन है, अब उन्होंने ना एक ग्रुप के अंदर रखे हुए थे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, एक कॉलम के अंदर रखे हुए थे उन्होंने फ्लोरीन, और उन्होंने देखा कि आयोडीन भी इन सब के साथ इनकी प्रॉपर्टीज शो करता है, तो उन्होंने आयोडीन को यहाँ से उठा करके यहाँ रख दिया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इस तरीके से उन्होंने रख दिया, ठीक है। तो फिर उन्होंने आइडिया, अब अगर सपोज हम समराइज करते हैं, तो मेंडलीव ने सपोज पहले तो देखा था उन मेंडलीव ने कि एटॉमिक वेट के बेसिस पे हम क्लासिफाई करते हैं एलिमेंट्स को, पर फिर उन्होंने देखा कि एलिमेंट्स तो इसके बेसिस पे बहुत सारी वो आ रही थी, बहुत सारे एलिमेंट्स टेबल के अंदर फिट ही नहीं हो रहे थे। अब नहीं फिट हो रहे थे, फिर उन्होंने सोचा कि एटॉमिक वेट तो इनकरेक्ट भी हो सकता है, क्योंकि वो हम फिजिकली मेजर करते हैं, तो वो इनकरेक्ट हो सकता है। तो उन्होंने इस आइडिया को इग्नोर कर दिया और सिर्फ एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेम प्रॉपर्टी। तो जब उन्होंने सेम प्रॉपर्टी के बेसिस पे क्लासिफाई किया, तो उन्होंने जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे आयोडीन था, आयोडीन की प्रॉपर्टीज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन आयोडीन से मैच करती हैं, तो आयोडीन को उन्होंने इस यहाँ उठा करके इस वाले ग्रुप में डाल दिया। और उन्होंने दो बहुत ही ज्यादा अच्छी बातें कही जो कि अब की उसमें प्रूव होती हैं। उन्होंने कहा था, मेंडलीव ने कहा कि ना जैसे उन्होंने कहा कि कुछ ना गैप्स हैं, कुछ उन्होंने गैप्स छोड़े अपने टेबल के अंदर, कुछ गैप्स उन्होंने अपने टेबल के अंदर छोड़े। जैसे कि उन्होंने बहुत ज़्यादा जो टेबल बनाई थी अपनी एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया था, ठीक है, तो सपोज एल्यूमिनियम यहाँ है और सपोज सिलिकॉन यहाँ है, ठीक है, तो उन्होंने है ना गैप छोड़ दिया, जैसे यहाँ पे कुछ एलिमेंट रख दिया और यहाँ पे कुछ एलिमेंट रख दिया और यहाँ पे बीच में गैप छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि ये गैप है ना, यहाँ पे कोई ना कोई एलिमेंट आएगा, मतलब तब तो वो नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे थे कि कौन सा एलिमेंट आएगा, लेकिन उन्होंने कहा कि यहाँ पे मैं गैप छोड़ देता हूँ और जो भी है यहाँ पे एलिमेंट्स आएंगे। तो उन्होंने इस गैप को नाम दिया था, एल्यूमिनियम के जो नीचे वाला गैप था उसको नाम दिया था ईका एल्यूमिनियम, ठीक है, और इस वाले गैप को उन्होंने नाम दिया था ईका सिलिकॉन, ठीक है। तो उन्होंने जो एल्यूमिनियम के नीचे वाला गैप छोड़ा था उन्होंने उसको नाम दिया था ईका एल्यूमिनियम, और जो सिलिकॉन के नीचे वाला गैप छोड़ा था उन्होंने उसको नाम दिया था ईका सिलिकॉन। उन्होंने कहा कि यहाँ पे कोई ना कोई एलिमेंट आएगा। अब तो हमें पता है इसके नीचे क्या होता है, गैलियम और जर्मेनियम होता है, यहाँ पे आता है गैलियम, ठीक है। अब तो हमें पता है कि एल्यूमिनियम के नीचे क्या आता है, गैलियम, और सिलिकॉन के नीचे क्या आता है, जर्मेनियम। पर उस टाइम पे उन्हें नहीं पता था, तो उन्होंने इसको ईका एल्यूमिनियम और ईका सिलिकॉन नाम दे दिया था, ठीक है। और उन्होंने है ना इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, मतलब उन्होंने एलिमेंट यहाँ पे जो गैप छोड़े थे, अब उन्होंने एलिमेंट तो नहीं बताए थे कि ये वाले एलिमेंट्स आएंगे, पर उन्होंने इनकी प्रॉपर्टीज बता दी थी कि हाँ यहाँ जो भी एलिमेंट आएगा ना उनकी ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ये होने वाली है। तो उन्होंने जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज बता दी थी इनकी, ठीक है। मतलब उन्होंने एल्यूमिनियम के नीचे उन्हें पता नहीं था कि कौन सा एलिमेंट आएगा, पर उन्होंने ये जाने बगैर ही उन्होंने यहाँ की जो प्रॉपर्टी थी ना वो दे दी थी कि हाँ यहाँ पे जो भी एलिमेंट आएगा वो ये वाली प्रॉपर्टीज जो है शो करेगा। तो अब तक तो हम साइंटिस्ट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, जो थे मेन 4-5।
हमने उनके बारे में डिस्कस किया, उन्होंने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया है जो हम अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं उसके लिए, ठीक है। तो उन मेंडलीव ने जो टेबल दी थी उस टेबल का नाम रखा गया था मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, ठीक है। अब हम बात करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की और कुछ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड कुछ चीजें जो कि हमें पता होनी चाहिए। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अब तक जो था आइडिया वो रिजॉल्व नहीं हुआ था, ठीक है। मेंडलीव और हाँ, ये बात ध्यान होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब मेंडलीव सर्च कर रहे थे ना कि मतलब उन्होंने जब अपनी टेबल को बना रहे थे, जो भी डिस्कवरी कर रहे थे कि हाँ इस तरीके से एलिमेंट को क्लासिफाई किया जा सकता है, उस तरीके से किया जा सकता है, तो उस टाइम पे केमिस्ट को इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में कुछ नहीं पता था। वो बाद में पता चलने लगा है, ठीक है। जब ये सारे साइंटिस्ट काम कर रहे थे कि हाँ ऐसे क्लासिफाई कर देते हैं, ऐसे क्लासिफाई कर देते हैं, तब तक उन सब साइंटिस्ट को एटम के स्ट्रक्चर के बारे में कुछ नहीं पता था, ठीक है। अच्छा, अब जो नेक्स्ट साइंटिस्ट आए उन्होंने एक बहुत ही ज्यादा अच्छा आइडिया दिया, बस ये लास्ट साइंटिस्ट हैं, ठीक है। इनका नाम था हेनरी मोजले। हेनरी मोजले, हेनरी मोजले ने क्या दिया, उन्होंने एक ग्राफ बनाया, फ्रीक्वेंसी, रूट ऑफ द फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे और एटॉमिक नंबर, और उन्हें मिली एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी है ये किसकी, फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड एक्सरे, एमिटेड एक्सरे की फ्रीक्वेंसी है ये, ठीक है। उन्होंने एमिटेड एक्सरे की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे और एटॉमिक नंबर के अगेंस्ट जब प्लॉट की ना, तो उन्होंने रेगुलरिटी मिली इन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सरे, दे गॉट रेगुलरिटीज इन, किसके अंदर रेगुलरिटी इन जो एक्सरेज एमिट हुई थी ना, रेगुलरिटी मिली उन्होंने एक्सरेज की एमिट के ऊपर, या फिर एक्सरे स्पेक्ट्रा के अंदर लिख सकते हो आप, ठीक है। एक मिनट, रेगुलरिटीज इन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सरे स्पेक्ट्रा, ठीक है। तो उन्होंने क्या मिला, उनको मिला रेगुलरिटीज इन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सरे स्पेक्ट्रा, उन्हें मिला। और उन्होंने यहां से बताया कि ये जो ग्राफ आ रहा था ना, स्ट्रेट लाइन आ रहा था, ठीक है, इसमें कोई भी डेविएशन नहीं थी, कोई भी एलिमेंट कोई डेविएशन नहीं शो कर रहा था। फिर उन्हें पता लगा कि हाँ, जो हम एटॉमिक वेट ले रहे हैं ना दूसरे साइंटिस्ट क्लासिफाई करने के लिए, वो वैल्यूएबल नहीं है, एटॉमिक नंबर वैल्यूएबल है। एटॉमिक नंबर की वजह से जो है सब काम हो रहा है, उनकी जो एलिमेंट्स हैं अपनी प्रॉपर्टी चेंज कर रहे हैं, ठीक है, कुछ ये शो कर रहे हैं, कुछ अलग शो कर रहे हैं। तो एटॉमिक, फिर उन्होंने कहा हेनरी मोजले ने कि एटॉमिक नंबर z से रिप्रेजेंट करते हैं ना, z इज मोर फंडामेंटल देन ए से ज्यादा फंडामेंटल। ए क्या है यहाँ पर हमें पता है, एटॉमिक मास होता है, ठीक है। तो z क्या है, z ज्यादा फंडामेंटल है देन ए से, ठीक है। फिर उन जो मेंडलीव था ना, मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी वो मॉडिफाई की गई थी और फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दी गई थी। उस टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की क्या डेफिनेशन थी कि प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन of their atomic numbers, ठीक है। कि जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी होती है वो किसके होता है, एटॉमिक नंबर का पीरियोडिक फंक्शन होता है, ना कि एटॉमिक वेट का। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि मेंडलीव क्या कर रहे थे, मेंडलीव तो यहाँ पे एटॉमिक वेट कंसीडर कर रहे थे, बस उनका तो सब कुछ सेम था, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन, लेकिन जो वो कंसीडर कर रहे थे वो क्या था, वो एटॉमिक वेट कंसीडर कर रहे थे एटॉमिक नंबर की जगह। तो हेनरी मोजले ने ये प्रॉब्लम बहुत अच्छे से सॉल्व कर दी थी। तो हमने यहाँ तक अभी तक जो भी देखा है, हमने देखा कि स्टार्टिंग किसने की थी, डोब्रेनर ने स्टार्टिंग की थी इस चीज की कि क्लासिफाई करते हैं एलिमेंट्स को, और एंड किसने किया, मेंडलीव ने पूरी अपनी पीरियोडिक टेबल दी, ठीक है। और मेंडलीव ने बहुत शार्प माइंडली हर एक साइंटिस्ट के रिजल्ट को कंबाइन किया, ठीक है, और जो भी साइंटिस्ट दे रहे थे बस उसको और अपना ये पूरा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का क्रेडिट उन्हें मिल गया कि हाँ मेंडलीव ने ये टेबल दी है, लेकिन स्टार्टिंग किसने की थी, डोब्रेनर ने स्टार्टिंग की थी, ठीक है।
अब हम कुछ चीजों की बात करते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि अगर ये नहीं आएगा तो फिर बहुत ज्यादा मतलब एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी आ गया, एफ ब्लॉक करेंगे हम, तब फिर प्रॉब्लम होगी। इसलिए अब हमें बस कुछ चीजें रिवाइज करनी है, जैसे कि एटॉमिक नंबर होते हैं, हमें पता है एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होते हैं, ठीक है। या फिर हम न्यूक्लियर चार्ज कह सकते हैं। और न्यूट्रल एटम के अंदर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होते हैं न्यूट्रल एटम के अंदर, ठीक है। अब जो पीरियोडिक लॉ था, पीरियोडिक पता है क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर वेरिएशन आता है। इलेक्ट्रॉन, जैसे हमें पता है कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर ही शायद डिस्कस किया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखनी है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम लिखते हैं, जैसे ओवो प्रिंसिपल, हंड्स रूल, ये सब हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। तो कैसे होता है, जैसे किसी के अंदर 2s सबशेल बाहर फीलिंग होता है, या किसी के अंदर d सबशेल फील होता है बाहर, ठीक है। तो उसी के बेसिस पे जो होती है एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी चेंज करती है। तो उसी से जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनी है, ठीक है। अब जो होता है, अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर 7 तो पीरियड्स होते हैं, ठीक है, और 18 ग्रुप्स होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 7 पीरियड्स एंड 18 ग्रुप्स। पीरियड्स क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टल, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ना, हॉरिजॉन्टल, वो पीरियड्स होते हैं। और जो ग्रुप्स क्या होते हैं, वर्टिकल कॉलम, जो वर्टिकली होते हैं उन्हें ग्रुप्स कहते हैं। मतलब ऐसे 18 जो है यहाँ पे आपके ऐसे 18 वो मिलेंगे आपको, ग्रुप्स मिलेंगे। और 7 पीरियड्स, मतलब 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से आपको 7 पीरियड मिलेंगे और 18 ग्रुप्स मिलेंगे, ठीक है। अब क्या कहते हैं, ग्रुप्स के अंदर कैसे क्लासिफाई होते हैं, ग्रुप्स के अंदर एलिमेंट्स विद जिनकी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होती है ना, वो एलिमेंट ग्रुप के अंदर, सेम ग्रुप के अंदर लिखते हैं, ठीक है। एलिमेंट विद सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन are positioned in same group, ठीक है। एलिमेंट जिनकी सेम आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, हम उन्हें सेम ग्रुप के अंदर रखते हैं, सेम वर्टिकल कॉलम के अंदर रखते हैं। अब पहले जो थे ना, पहले साइंटिस्ट जो थे, वो जैसे 1A ऐसे, या 3B, या फिर 2B, इस तरीके से 2A, इस तरीके से ना ये नोटेशन यूज करते थे ग्रुप्स को लिखने के लिए। पर अब ये नोटेशन यूज नहीं की जाती, अब सीधा ग्रुप 1 2 3 4 ऐसे ग्रुप्स अगर आप लिखोगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड अप टू 18 तक, इस तरीके से जो है ग्रुप्स लिखे जाते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। पहले कैसे लिखे जाते थे, 1 2 है, अब तो सिंपल ऐसे 1 2 3 4 एंड अप टू 7 ऐसे लिखे जाते हैं। अब जो है क्या कहते हैं, एक पीरियड जो होते हैं, जैसे 7 पीरियड्स होते हैं ना, तो कैसे कोरस्पॉन्ड करते हैं, जैसे सपोज मैं बनाती हूँ यहाँ पे, ये 1 है, 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये यहाँ पे n इज इक्वल्स टू 1 है, यहाँ n इज इक्वल्स टू 2 है, यहाँ n इज इक्वल्स टू 3 4 5 6 7, ठीक है। ये क्या है, ये सारे पीरियड्स हैं, दीज आर पीरियड्स, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, ठीक है। यहाँ पे जैसे जैसे आप डाउन मूव कर रहे हो, तो n की वैल्यू क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है। n की वैल्यू इंक्रीज करती है अगर आप ऊपर से लेकर के नीचे तक मूव करोगे। फर्स्ट पीरियड के अंदर कितने एलिमेंट्स होते हैं, 2 एलिमेंट्स होते हैं, ऐसे लिखो, पीरियड्स फर्स्ट पीरियड, और यहां पे एलिमेंट लिखना, ठीक है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन। आई थिंक हमने नीचे वाली 9 नोट की कर ली है, तो फिर हम इसको वो कर लेते हैं, ताकि हमें और भी बताना है ना। फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड देन सेवंथ। देखो, फर्स्ट पीरियड के अंदर कितने एलिमेंट्स होते हैं, 2 एलिमेंट्स होते हैं। सेकंड पीरियड के अंदर ऐसे हम लर्न करते हैं, जैसे फर्स्ट 8 8 18 18 32। ये स्टिल अभी इनकम्प्लीट है, ये अभी इनकम्प्लीट है, जो आपका 7th पीरियड है ना, वो इनकम्प्लीट है। पर ऐसा माना गया है कि इसके अंदर 32 एलिमेंट्स ही होंगे, ठीक है।
ऐसा प्रेडिक्शन है, ये है प्रेडिक्शन, प्रेडिक्टेड 32 एलिमेंट्स, ठीक है। तो फर्स्ट पीरियड के अंदर तो 2 एलिमेंट्स होते हैं, सेकंड के अंदर 8 एलिमेंट्स होते हैं, थर्ड के अंदर 8, फोर्थ के अंदर 18 एलिमेंट्स, फिफ्थ के अंदर 18 एलिमेंट्स, सिक्स्थ के अंदर 32 एलिमेंट्स। और जो सेवंथ पीरियड है ना, सेवंथ पीरियड अभी इनकम्प्लीट है, लेकिन ऐसा जो है अगर हम बेसिस ऑफ द क्वांटम नंबर के बेसिस पे करेंगे तो ऐसा माना गया कि प्रेडिक्शन है कि 32 एलिमेंट्स होते हैं किसके अंदर, सेवंथ पीरियड के अंदर, ठीक है। जो इसके 14 एलिमेंट्स है ना, इसके 14 एलिमेंट्स और इसके 14 एलिमेंट्स, 14 एलिमेंट्स मैं रब कर देती हूँ। जो इसके 14 एलिमेंट्स हैं और जो सेवंथ पीरियड के 14 एलिमेंट्स हैं, 14 एलिमेंट्स, उनको हमने सेपरेट पैनल के अंदर रखा है, लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स जिसे नाम दिया गया, लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स, ठीक है। तो ये जो है ये थोड़ा हमारा बेसिस है कि इस तरीके से जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल रही होगी, ठीक है। अब देखते हैं सबसे पहले फर्स्ट पीरियड के अंदर एलिमेंट्स तो हमने देख लिया है, सिक्स्थ और सेवंथ पीरियड के अंदर 32 और जो 32 एलिमेंट्स है, और जो सिक्स और सेवंथ पीरियड के 14 एलिमेंट्स हैं वो हमने नीचे सेपरेट पैनल के अंदर रखे हैं लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स की फॉर्म में, ठीक है। तो अब हमने थोड़ा सा देखा है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस तरीके से होती है, और अगर ऐसे मतलब इन शॉर्ट डायग्राम में देखनी है तो ऐसे होते हैं, जैसे यहाँ पे 2 ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे पूरा कॉलम होता है, सपोज ऐसे फिल होगी, और नीचे क्या आते हैं आपके पास लेंथेनॉइड्स आते हैं, और यहाँ पे क्या आते हैं एक्टिनॉइड्स आते हैं, ठीक है। ये लेंथेनॉइड्स हैं और ये एक्टिनॉइड्स हैं, ये लेंथेनॉइड्स है और ये एक्टिनॉइड्स है, ये लेंथेनॉइड्स और ये एक्टिनॉइड्स हैं, ठीक है। ये एस ब्लॉक होता है, ये पी ब्लॉक होता है, ये डी ब्लॉक होता है, और ये पूरा का पूरा एफ ब्लॉक होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये छोटी सी आपकी फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। जैसे ये हो गया आपका फर्स्ट, ये हो गया आपका सेकंड, ये हो गया आपका थर्ड, फिर ऐसे फोर्थ, फिर ऐसे फिफ्थ, फिर ऐसे सिक्स्थ, फिर ऐसे सेवंथ, और जो सिक्स और सेवंथ के 14 एलिमेंट्स हमने सिक्स पीरियड के 14 एलिमेंट्स निकाल के यहाँ रख दिए, और सेवंथ पीरियड के 14 एलिमेंट्स निकाल के यहाँ रख दिए, ठीक है। तो ये अब हम नोमेनक्लेचर की बात करते हैं, 100 से जो अबव वाले होंगे। अब आप हेडिंग डालोगे नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100, नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर, मैं एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट कर रही हूं, हमें पता है एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100। देखो सपोज कोई भी एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर सपोज 109 है, अब इसको नेमिंग करना कैसे करोगे, ठीक है। सपोज किसी का 20 है, 20 को तो आपको पता है कैल्शियम होता है, ठीक है। 32 का भी बता दोगे अगर आप जैसे जैसे आगे पढ़ने लगोगे केमिस्ट्री को और ज्यादा, तो आप इस तरीके से एलिमेंट्स के बेसिस पे बता दोगे। पर 109 का कैसे बताओगे, इतने तो एलिमेंट्स हमें लर्न करना भी पॉसिबल नहीं है ना, लर्न कर भी लेंगे तो इट विल बी क्वाइट कंफ्यूजिंग फॉर अस, ठीक है। तो Z के ग्रेटर देन कैसे बताएंगे हम, जैसे सपोज 110 का बताना हमें क्या नेम होगा, तो एक्चुअली हाईएस्ट जितना ज्यादा एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है ना, एटॉमिक नंबर जितना ज्यादा इंक्रीज होता जाता है उतना ही ज्यादा अनस्टेबिलिटी आती चली जाती है, उतना ही ज्यादा अनस्टेबल होता चला जाता है वो एलिमेंट। जितना एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेगा उतनी ही अनस्टेबल होती चली जाएगी, वो उतना ही अनस्टेबल होता चला जाएगा एलिमेंट, और एलिमेंट बहुत थोड़ी अमाउंट में मिलने लग जाता है, माइन्यूट अमाउंट में, मतलब ऐसे कह लो कि उसके कुछ एटम्स ही मिलने लग जाते हैं उस टाइम पे, ठीक है। इतना बल्क में वो एलिमेंट मिलता ही नहीं है। अगर आप बहुत ज्यादा हाईएस्ट एटॉमिक नंबर का लोगे, 114 एटॉमिक नंबर का कोई एलिमेंट अगर आप लोगे ना, तो 114 एटॉमिक नंबर जिसका भी जोन से भी एलिमेंट का है, ठीक है, तो अगर आप लोगे तो बहुत ज्यादा अनस्टेबल होगा, बहुत थोड़ी माइन्यूट क्वांटिटी में हमें मिलेगा, कुछ ही एटम्स हम उससे ऑब्टेन कर पाएंगे। तो इसलिए ऐसे एटम को ऑब्टेन करने के लिए, इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के लिए बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड टेक्निक की जरूरत होती है, लैब की मतलब हाईली स्पेशलाइज्ड लैब की जरूरत होती है, जो कि हर कंट्री में नहीं थी उस टाइम पे, ठीक है। तो इसलिए साइंटिस्ट जो होते थे ना, वो जैसे कोई भी सपोज वो डिस्कवर करते थे, सपोज हम बात करें कि ऐसे 104 जो ना एक एलिमेंट था 104 है ना, अमेरिकन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने भी डिस्कवर कर लिया था, और एक सोवियत साइंटिस्ट थे उन्होंने भी डिस्कवर कर लिया था। 104 जो एलिमेंट था, 104 जो एटॉमिक नंबर का एलिमेंट है, वो अमेरिकन साइंटिस्ट ने भी डिस्कवर कर लिया था, और सोवियत साइंटिस्ट ने भी डिस्कवर कर लिया था।
तो अमेरिकन ने तो इसका नाम दिया रदरफोर्डियम, रदरफोर्डियम इसको बुलाने लगे वो। तो 104 को अमेरिकन तो रदरफोर्डियम बुलाने लगे और सोवियत बुलाने लगे कुर्चाटोवियम, ठीक है, वो इस नाम से उसे बुलाने लगे। तो अब जो IUPAC की जो टीम थी उन्हें लगा कि इस तरीके से तो बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे जिनको अलग अलग कंट्रीज के साइंटिस्ट डिस्कवर करेंगे और अपना कुछ भी नाम रख देंगे, ऐसे तो फिर एक पर्टिकुलर मेथड ही नहीं बनेगा कि भाई जो दूसरे होंगे, दूसरे लोग होंगे, उन्हें पता कैसे लगेगा कि ये वाला एलिमेंट इसने मतलब इसका नाम ये है, क्योंकि अलग कंट्री में वो दूसरे नाम का होगा, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि अमेरिकन इस नाम को किसी इस एलिमेंट को किसी और नाम से बता रहे थे और सोवियत इस एलिमेंट को किसी और नाम से बता रहे थे, तो साइंटिस्ट ने ये प्रॉब्लम सॉल्व की और उन्होंने IUPAC नोमेनक्लेचर एक निकाला, ठीक है। IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स निकाला विद Z ग्रेटर देन 100। तो उन्होंने कहा कि हम एक ये चीज यूज करते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं। जैसे 0 के लिए निल, अन, बाय, ट्राई, क्वाड, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट, एन। और इसका जो उन्होंने एब्रीवेशन दी थी ना, इन सब की एब्रीवेशन वो थी स्मॉल एन, स्मॉल यू, स्मॉल बी, स्मॉल टी, स्मॉल क्यू, स्मॉल पी, स्मॉल एच, स्मॉल एस, स्मॉल ओ और स्मॉल ई, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ये जो है ये पूरी टेबल यूज करेंगे आगे के साइंस, मतलब हमें एटॉमिक नंबर बताने के लिए, ठीक है। सपोज जैसे 107 है, अब 10 और देखते हैं हम कैसे हमें करना है। देखो 1 है, 1 का क्या है अन, अन लिख दिया। 0 क्या है निल, निल लिख दिया। 7 क्या है, 7 पे है सेप्ट, सेप्ट लिख दिया। और लास्ट में हमें EM वर्ड ऐड करना होता है, ये U बड़ा आएगा, ठीक है। और लास्ट में हमने EM वर्ड ऐड करना होता है हर एलिमेंट के, तो इसका क्या नाम बचेगा अनिल सेप्टियम, ठीक है। अब सपोज हमें 114 का बनाना हो, 1 क्या है, 1 है अन, 1 अगेन अन, ठीक है। 4 क्या है क्वाड, और लास्ट में हर वर्ड के जो है उसमें EM ऐड होगा, EM, ठीक है। तो ये एक रूल था जिससे हम बता सकते थे। सपोज एटॉमिक नंबर 107 है, तो एटॉमिक नंबर 107 का जो IUPAC नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग नाम था वो ये है, और 114 का जो IUPAC नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग नाम है वो ये है। आप ध्यान रखना हर वर्ड के आगे EM ऐड करना है, ठीक है। कुछ नहीं करना, बस ये टेबल लर्न करो अपना, ये बहुत ज्यादा ईजी है, 2 बार पढ़ोगे लर्न हो जाएगी, ठीक है। और आपको बस वर्ड्स को कंबाइन करना है, जैसे अन क्वाड कंबाइन करना है, और लास्ट में EM लगाना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ठीक है। अब ये तो था IUPAC ने अपने तो प्रॉब्लम सॉल्व कर दी थी, IUPAC नोमेनक्लेचर। तो अब जो वैसे तो इसका नाम पता क्या होता है, ऑफिशियल नेम इसका बोहरियम है, बोहरियम इसका जो ऑफिशियल नेम है, इसका ऑफिशियल नेम बोहरियम है। पर हमें ऑफिशियल नेम लर्न नहीं करने हैं, हमें हमारे सिलेबस में नोमेनक्लेचर यही है। बस अगर हमसे पूछेंगे तो IUPAC, क्योंकि ऐसे तो पता नहीं कितने होंगे, तो हम ऐसे किस किस के नेम लर्न करेंगे, तो इट विल बी क्वाइट डिफिकल्ट फॉर द स्टूडेंट्स टू लर्न ऑल द नेम, ठीक है। तो इसलिए जो था हमें सिर्फ ये टेबल ही लर्न करनी है। अब ऐसे जो था मतलब IUPAC नोमेनक्लेचर के हमारा क्वेश्चन तो यहीं से आएगा अगर आएगा नोमेनक्लेचर का, ठीक है। मतलब IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ Z ग्रेटर देन 100, ये ऑफिशियल नेम हमें लर्न करने की जरूरत नहीं है। पर जो थे ना, अब ये तो अब ऑफिशियल नेम जो थे ना, फिर साइंटिस्ट क्यों कहने लगे, मतलब जो IUPAC के साइंटिस्ट थे, जस्ट मैं आपको स्टोरी बता रही हूँ, अदरवाइज इसका कोई यूज नहीं है आपकी, ठीक है। तो फिर ये होने के बाद, नोमेनक्लेचर लर्न करने के बाद, फिर साइंटिस्ट को लगा कि हाँ फिर ऑफिशियल नेम उनके बेसिस पे देते थे, जैसे इसका नाम बोहरियम है, तो ऑफिशियल नेम एलिमेंट्स को वो उनके बेसिस पे देने लगे कि भाई कंट्री के बेसिस पे, जिस कंट्री, फिर उनकी टीम बैठती थी, ठीक है, फिर वो सारा ऑर्गेनाइज करते थे, ठीक है। परमानेंट जो नेम था वो बाद में दिया जाता था, और फिर वो वोटिंग होती थी, भाई सारे साइंटिस्ट वोटिंग करते थे, वोटिंग के बेसिस पे कंट्री के अकॉर्डिंग नेम दिया जाएगा, या फिर जो साइंटिस्ट है उन्हें ट्रिब्यूट करने के लिए नेम दिया जाएगा, तो फिर वो IUPAC के साइंटिस्ट जो है डिसाइड करते थे। पर हमारे सिलेबस में सिर्फ नोमेनक्लेचर है, हमें ऑफिशियल नेम का कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब यहाँ तक जो हमने जितना भी कवर किया है, आपको कोई भी इस टॉपिक के लिए कोई भी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं, हमने सब कुछ कवर कर लिया, एंड इट इज मोर देन इनफ फॉर यू ऑल। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, जो मेन होगा ना हमारे पीरियोडिक टेबल का, उसके बारे में। सो
यहाँ तक वैसे तो जो हमने आज साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा और जो भी उसकी हिस्ट्री थी, इंट्रोडक्शन था, उनके बारे में पढ़ा. सो थैंक यू सो मच.